हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी का नेक्स्ट पार्ट, और ये हमारा लास्ट पार्ट है। आज की वीडियो पूरी होते ही हमारा इंडेमनिटी और गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट की जितनी भी वीडियोस थी हमने कंप्लीट कर ली हैं, तो आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि आज हम कौन सा टॉपिक इसमें करने वाले हैं, तो आज हम करने वाले हैं डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी के बारे में। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या क्या है और कौन कौन से राइट्स अवेलेबल होते हैं श्योरिटी के पास जो कि वो एक्सरसाइज कर सकता है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे श्योरिटी कौन कौन कैसे अपने जो श्योरिटी होता है वो अपने जो मोड्स हैं, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको डिस्चार्ज कर सकता है। सबसे पहले श्योरिटी कौन होता है? श्योरिटी वो इंसान होता है जिसने गारंटी दी हो किसी और पर्सन की। यानी मान लीजिए मैंने गारंटी दी है आपकी कि आप ये लोन अगर नहीं लौटाएंगे तो मैं आपके बिहाफ पे वो लोन की पेमेंट करूंगी। तो ये हुआ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जहां मेरे द्वारा आपकी गारंटी दी गई है। तो उस सिचुएशन में मैं हूँ श्योरिटी की प्लेस पे कि मैं एक श्योरिटी हूँ जिसने आपके लिए गारंटी दी है। तो अगर मैंने किसी पर्सन को लेके गारंटी दे दी, अब मेरा उस इंसान के साथ कुछ ऊपर नीचे प्रॉब्लम हो गई है या फिर कुछ भी ऐसी सिचुएशन आ गई है कि मैं वो गारंटी अब आगे के पीरियड के लिए नहीं लगा के रखना चाहती, मैं चाहती हूँ वो गारंटी खत्म हो जाए, तो हम उसको कहते हैं डिस्चार्ज ऑफ अ श्योरिटी। यानी अपनी जो लायबिलिटी है एक श्योरिटी के नाते मैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने आप को डिस्चार्ज करना चाहती हूँ। तो उसके बारे में आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले कितने तरीके से आप डिस्चार्ज कर सकते हो एक श्योरिटी की जो पोजीशन होती है उसको। तो आपके पास 3 मोड्स अवेलेबल हैं। 3 मोड के तहत आप अपनी श्योरिटी डिस्चार्ज कर सकते हो। सबसे पहला जो मोड है वो है बाय रिवोकेशन। सेकेंड आपका है बाय कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर। नेक्स्ट वन इज ऑन वैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। यानी ये 3 तरीके हैं जिससे आप अपनी श्योरिटी की जो श्योरिटी है उससे डिस्चार्ज कर सकते हो। एक एक करके तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे लिखना है उसके बारे में भी मैं आपको पहले बता देती हूँ। सबसे पहले यू हैव टू राइट अबाउट द श्योरिटी कि श्योरिटी कौन होता है और इसकी क्या लायबिलिटी होती है, कौन कौन सी इंक्रीज लायबिलिटी बनती है। यानी 2 से 3 लाइन में उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। उसके बाद मोड्स ऑफ डिस्चार्ज, अगर आप ये जो हमारे ने ये आपके लिए बनाया है ग्राफ के फॉर्म में, इसको आप बना के दिखा सकते हो चार्ट के फॉर्म में, तो ये आप दिखा सकते हो एग्जाम में, और उसके बाद एक एक करके आप एक्सप्लेन कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको सेक्शन नंबर याद है तो प्लीज उसको कोट कीजिएगा। अगर याद नहीं होते तो प्लीज मत लिखिएगा, क्योंकि वो एक बहुत ही गलत इंप्रेशन जाता है। आपको लगता है हम सेक्शन लिख देंगे टीचर को पता नहीं चलेगा उनको कौन सा याद होते हैं, बट ऐसा नहीं होता। इसलिए अगर आपको सेक्शन याद नहीं है तो मत लिखिए, गलत मत लिखिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बाय रिवोकेशन। बाय रिवोकेशन कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल होते हैं जिसके तहत एक श्योरिटी अपने आप को डिस्चार्ज कर सकता है। सबसे पहले जो बताया गया है वो सेक्शन नंबर 130 में एक्सप्लेन किया गया है, जो कि है रेवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय नोटिस। हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होती है। देखिए बच्चा, कंटिन्यूइंग गारंटी वो होती है जो कि आपने एक टर्म पीरियड के लिए दी गई है। आपने कहा कि मैं इस पर्सन की आने वाली 1 महीने की जो भी ट्रांजेक्शन इस XYZ कंपनी के साथ होने वाली है मैं उसकी गारंटी देता हूँ। यानी 1 महीने में जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी उसके लिए मैं गारंटी देता हूँ। मान लीजिए अब 15 दिन बीत गए या 16 दिन बीत गए या 10 दिन बीत गए, अब मेरा उस पर्सन के साथ ना कुछ झोलम झाल हो गया, मुझे नहीं चाहिए कि उसकी जितनी भी लायबिलिटी हो मैं उसको बियर करूँ, ठीक है, या कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, या फिर किसी भी सिचुएशन में मैं चाहती हूँ कि ये गारंटी खत्म हो जाए, तो वो कैसे कर सकते हैं? मैं सीधा जितने भी दिन की जो हमारी गारंटी थी वो पूरी हो गई, या जिस भी दिन मैं चाहती हूँ कि मैं वो गारंटी ले लूँ, वापस ले लूँ, तो उस दिन मैं उस कंपनी को, क्रेडिटर को, यानी जिसने भी लोन दिया है उसको एक नोटिस दे दूंगी कि भाई मैंने पहले इस पार्टी का, ठीक है, इस पर्टिकुलर पार्टी की गारंटी दी थी, अब मैं इसकी गारंटी रिवॉक कर रही हूँ, मैं इसकी गारंटी काट रही हूँ, इसके बाद मैं इसकी कोई भी गारंटी नहीं लेने वाली। तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी दिन बीत चुके उसके लिए तो मैं लायबिल ठहराई जा सकती हूँ। उतने दिन में जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई होगी उसकी जितनी भी लायबिलिटी बनी होगी मुझे रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। लेकिन मेरे नोटिस देते ही उसके दिन के से ही मेरी जितनी भी लायबिलिटी होगी वो खत्म हो जाएगी, उसमें मुझे गारंटर के तौर पर नहीं देखा जाएगा।
तो ये पहला तरीका है रेवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय नोटिस, यानी नोटिस दे दो और कंटिन्यूइंग गारंटी खत्म हो गई। ये कब हुआ? कंटिन्यूइंग गारंटी में at any time be revoked by the surety as to future transaction by notice to the creditor। सेकेंड आपका बनता है सेक्शन नंबर 131। ठीक है, सेकेंड आपका बनता है सेक्शन नंबर 131। सेक्शन नंबर 131 में बोला गया है रेवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय श्योरिटीज डेथ। अब मैंने, ठीक है, मैंने यहाँ पे मैं हूं, ठीक है, मैंने गारंटी दी थी एक पर्सन की, ठीक है, ये पर्सन है, ये हमारे बड़े भाई साहब हैं, हमने इसकी गारंटी दी थी, ठीक है, किसको? XYZ बैंक को, कि ये आपसे लोन ले रहे हैं तो मैं इनकी गारंटी देती हूँ। अब मान लीजिए यहाँ पे जिस पर्सन ने गारंटी दी है, यानी कि मैं, अगर इस पर्सन की डेथ हो जाती है, तो ऑब्वियसली कोई और पर्सन तो है नहीं यहाँ पे, कोई भूत तो आएगा नहीं इसकी जितनी भी गारंटी आगे की है उसको प्रॉपर फॉलो करने। तो इसमें क्या होगा, अगर श्योरिटी की डेथ हो जाती है तो उस केस में भी आपकी जो गारंटी है वो हो जाती है डिस्चार्ज, जो आपकी श्योरिटी है वो हो जाता है डिस्चार्ज। तो ये भी आपका इसमें एक्सप्लेन किया गया है बाय रेवोकेशन में अंडर सेक्शन 131। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि जो हमारा नोटिस वाला पार्ट था उसमें जो पास्ट की ट्रांजैक्शन थी, यानी जो ट्रांजैक्शन हो चुकी थी, उसके लिए तो आपको लायबल ठहराया जा सकता था। लेकिन जिस केस में श्योरिटी की डेथ हो जाती है उस केस में जो पास्ट के जितने भी पास्ट के ट्रांजैक्शन है उसके लिए लायबल क्या कोई भी नहीं होगा? नहीं होगा, जरूर होगा। अगर इसमें यानी श्योरिटी का कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो उसकी सारी प्रॉपर्टी का हकदार है, जो उसका जो चीजें उसको देखने वाला है, वो पर्सन उसकी जितनी भी लायबिलिटी बनेगी उसके लिए उसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। लेकिन उसकी डेथ के बाद, यानी श्योरिटी की डेथ के बाद कोई भी ट्रांजेक्शन के लिए वो उसको गारंटी नहीं होगी। द डेथ ऑफ श्योरिटी ऑपरेट्स एज अ रेवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी एज टू द फ्यूचर ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस आफ्टर द डेथ, हाउएवर द श्योरिटीज स्टेट रिमेन लायबल फॉर द पास्ट ट्रांजेक्शन। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, बाय नेवोकेशन, जो कि एक्सप्लेन है सेक्शन नंबर 62 में। सेक्शन नंबर 62 में, इफ द सेम पार्टीज और द अदर पार्टीज एंटर इनटू अ फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट देन श्योरिटी अंडर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज। देखिए, दो पार्टी थी, इन्होंने एक दूसरे के साथ बीच में कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, श्योरिटी ने गारंटी दी, ठीक है, एक पर्सन था जिसने गारंटी दी। अब क्या हुआ, बाय नोवोकेशन, यानी कि जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था उसमें कुछ इन्होंने कहा कि वो हम इनवैलिड कर रहे हैं, हम इसकी जगह नया कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। तो इससे भी क्या होती है, इससे भी जो आपकी गारंटी है, जो इससे श्योरिटी है, वो अपनी जो लायबिलिटी है उससे डिस्चार्ज हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बाय कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर। अभी तक हमने पॉइंट्स किए थे बाय रेवोकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, यानी गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें रेवोकेशन के थ्रू, जिसमें हमने पढ़ा पहला सेक्शन 130 रेवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय नोटिस, सेक्शन 131 रेवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय श्योरिटीज डेथ, और तीसरा बाय नोवेशन। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बाय कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर, यानी क्रेडिटर के कुछ ऐसा काम कर दिया उसने जिसकी वजह से ये गारंटी जो थी ये खत्म हो गई, श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो गया, श्योरिटी को जो उसकी पोजीशन थी वो उससे मुक्त हो गया है। उसमें अब क्या बात है, वो है सेक्शन नंबर 133 में। सबसे पहले सेक्शन नंबर 133 बोलता है बाय वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे दो पार्टी हैं, ठीक है, दो पार्टी है, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया एक बीच में, और एक श्योरिटी भाई साहब आए जिन्होंने इनकी गारंटी दी कि मैं इस पर्सन की गारंटी देता हूँ। इन्होंने गारंटी दे दी, साइन हो गया। अब इन लोगों को क्या हुआ, इनका दिमाग चला, इन्होंने कहा चलो हम ना टर्म्स एंड कंडीशन में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं और श्योरिटी को लूट लेते हैं, ठीक है। हम यानी टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज करके कुछ अमाउंट बढ़ा देते हैं, यानी लायबिलिटी का अमाउंट बढ़ा देते हैं या कुछ कर देते हैं, ये टर्म्स एंड कंडीशन में किसी भी तरीके का कुछ चेंज कर देते हैं, और ये बात श्योरिटी को नहीं बताएंगे। तो ये सिचुएशन अगर ये सिचुएशन होती है तो इस केस में श्योरिटी अपने आप डिस्चार्ज हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि श्योरिटी क्या कर रहा है, श्योरिटी अपने पर्सनल कुछ बेनिफिट के लिए यहाँ पे गारंटी नहीं दे रहा, वो दे रहा है दूसरे पर्सन को लॉस से बचाने के लिए। तो इसीलिए अगर वो गारंटी दे रहा है तो टर्म्स एंड कंडीशन में जो भी चेंज हो रहे हैं वो इससे पहले पूछने पड़ेंगे, इसको बताने पड़ेंगे। फिर भी अगर ये गारंटी देना चाहता है तो ही ये गारंटीयर बन के रह सकता है। लेकिन आपने इसे बिना बताए कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज कर लिया तो उस केस में ये अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है। So if there is any change in the terms of contract between the principal debtor and creditor without surety's consent, it would discharge the surety in respect of all transaction taking place after the variance। अच्छा, जिस दिन ये टर्म्स एंड कंडीशन जिस डेट में हुए हैं, टर्म्स एंड कंडीशन जिस डेट में बदले गए हैं, उस डेट से आगे की जितनी भी ट्रांजैक्शन होने वाली है, जैसे आज बदल दी है तो आज के बाद जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी उसकी लायबिलिटी श्योरिटी की नहीं होगी, श्योरिटी उन सबसे डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन उससे पिछले टाइम में जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है उसके लिए वो लायबल रहेगा। नाउ variation which is not substantial or material or which is beneficial to the surety will not discharge him of his liability। देखिए, अगर ऐसा कुछ चेंज हुआ है, मान लीजिए लोन का अमाउंट था 1 लाख या जो गारंटी का अमाउंट था वो था 1 लाख, अगर ये कम हुआ है, ठीक है, ये कम हुआ है, ये हो गया 50,000, तो इससे श्योरिटी का कुछ लॉस नहीं होने वाला, श्योरिटी का कुछ लॉस नहीं होने वाला, उसको तो कम देने पड़ेंगे अब। तो ये क्या है, ये एक बेनिफिट की तरह है, या कुछ ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज हुआ जो कि मटेरियल चेंज नहीं था, जिसका इफेक्ट इतना प्रॉब्लम नहीं करने वाला है, जो उसका कुछ भी प्रॉब्लम उसके श्योरिटी के ऊपर नहीं आने वाली। तो ऐसा अगर कुछ चेंज हुआ है तो फिर श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से वो डिस्चार्ज नहीं होगा, तो उस केस में श्योरिटी को डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 134, बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर को ही बोल दिया, उसको ही रिलीज कर दिया कि भाई तेरा अब कुछ पेमेंट नहीं देना, तू ही डिस्चार्ज हो गया। तो उस केस में क्या है, उस केस में ऑब्वियसली श्योरिटी अपने आप डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि डिस्चार्ज की जो श्योरिटी की लायबिलिटी होती है वो होती है सेकेंडरी। कैसे होती है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और वो कब अराइज होती है, वो अराइज होती है जब प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करता है। जब प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करता है तभी श्योरिटी की लायबिलिटी बनती है, वो अराइज होती है। तो अगर प्रिंसिपल डेटर ही डिस्चार्ज कर दिया गया है तो श्योरिटी ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा। इफ क्रेडिटर एंटर इनटू अ फ्रेश और न्यू कॉन्ट्रैक्ट विद प्रिंसिपल डेटर, if creditor does any act or omission, the legal consequences of which is discharge of the principal debtor। Next is सेक्शन नंबर 135 जो बोलता है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी व्हेन क्रेडिटर्स कंपाउंड्स विद गिव्स टाइम टू और अग्री नॉट टू सू प्रिंसिपल डेटर। अब इसमें क्या बोला गया है कि अगर एक श्योरिटी है, ठीक है, श्योरिटी है, वो डिस्चार्ज हो जाएगा कब, जब क्रेडिटर टाइम दे देता है ज्यादा और ये कह देता है कि मैं प्रिंसिपल डेटर को सू नहीं करूंगा। या तो वो प्रिंसिपल डेटर को टाइम दे रहा है या फिर वो उसको कह रहा है कि मैं तुम्हें सू नहीं करूंगा, तो वो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। मान लीजिए आपका कॉन्ट्रैक्ट में था कि 1 जनवरी तक आपने पेमेंट नहीं की डेटर ने तो श्योरिटी करेगा, लेकिन अब ये टाइम बढ़ा दिया गया तो फिर ये क्या हो गया, या टाइम उसको ज्यादा दे दिया गया या फिर क्रेडिटर ने बोल दिया मैं तेरे को सू नहीं करूंगा, तो भी ऑटोमेटिकली आपका श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। अब कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा, जो कि एक्सप्लेन है सेक्शन 136 और 137 में, यानी जस्ट इसके नेक्स्ट सेक्शंस में। श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज व्हेन अग्रीमेंट मेड विद थर्ड पर्सन टू गिव टाइम टू प्रिंसिपल डेटर। अब देखिए, अगर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हुआ है डेटर और क्रेडिटर के बीच में कि मैं तेरे को एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ पेमेंट करने के लिए, तो फिर श्योरिटी डिस्चार्ज है। लेकिन अगर ये कॉन्ट्रैक्ट डेटर के साथ ना होके किसी थर्ड पार्टी के साथ किया गया है, क्रेडिटर ने किसी थर्ड पार्टी को बोला है कि मैं इस फलाने बंदे को एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगा, तो फिर श्योरिटी यहाँ डिस्चार्ज नहीं होगा। नेक्स्ट, इफ क्रेडिटर्स फॉरबिडनेस टू सू डज नॉट डिस्चार्ज श्योरिटी। क्रेडिटर अगर ये कुछ भले के लिए या फिर ऐसे ही नहीं कर रहा है या भूल गया या थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा दे रहा है सू ना करने के लिए, तो फिर वो डिस्चार्ज नहीं करेगा श्योरिटी को। अगर प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि मैं तेरे को एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ या मैं तेरे को सू नहीं करूंगा तो थोड़ा और टाइम ले ले, तो डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन वो अपने भलाई से 2-4 दिन रुक गया, ठीक है, यानी डेट आ गई बट स्टिल थोड़े दिन रुक गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि श्योरिटी डिस्चार्ज हो गया।
Next, discharge of surety by creditors act or omission impairing surety's valuation remedy. एक्सप्लेन अंडर सेक्शन 139. क्या बोला गया है पहले इसको पढ़ लेते हैं. इफ द क्रेडिटर डज एनी एक्ट विच इज इनकंसिस्टेंट विद द राइट्स ऑफ श्योरिटी. ठीक है, अगर क्रेडिटर ने ऐसा कुछ कर दिया जो कि श्योरिटी के राइट को कहीं ना कहीं हार्म कर रहा है, or omit to do any act which is duty to surety requires him to do, and the evaluated remedy of the surety himself against the principal debtor is thereby impaired, the surety is discharged. ठीक है, अगर जो क्रेडिटर है वो कुछ ऐसे हरकतें कर रहा है या कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे श्योरिटी की जो वैल्यू है यानी श्योरिटी के जो राइट है कि वो अपना एक्सरसाइज कर सकता है क्रेडिटर के अगेंस्ट, जो चीज़ें एक्सरसाइज कर सकता है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो अगर वो उनमें से किसी भी राइट को हार्म करता है यानी किसी भी राइट को पूरा नहीं करता तो भी श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है. नाउ द लास्ट वन, बाय द इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. अब देखिए श्योरिटी किससे बनता है, जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बनता है. जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बनेगा तभी कहीं जाके एक श्योरिटी बनेगा, कोई श्योरिटी बनेगा, क्योंकि गारंटी देने के बाद ही एक पर्सन श्योरिटी की सिचुएशन में आता है. तो उसमें क्या होगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ही इनवैलिड हो जाए तो श्योरिटी अपने आप अपना डिस्चार्ज हो जाएगा. तो वो चीज़ें एक्सप्लेन की गई है सेक्शन 142 से लेके सेक्शन 144 तक. तो सेक्शन 142 बोलता है गारंटी ऑब्टेन्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन इनवैलिड. अगर आपने किसी पर्सन से गारंटी ली है और उसमें क्या किया है, मिस रिप्रेजेंटेशन की है, फैक्ट्स छुपाए हैं या गलत तरीके से फैक्ट्स बताए हैं, तो उस केस में जो आपने गारंटी उनसे ली है, जो उस केस में गारंटी ली गई है, वो क्या करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को इनवैलिड कर देगा. तो जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ही इनवैलिड होगा तो आप श्योरिटी को डिस्चार्ज करोगे ही करोगे, उससे आप कुछ भी रिकवर नहीं कर सकते. इफ गारंटी इज ऑब्टेन्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द क्रेडिटर और विद हिज नॉलेज एंड एसेंस कंसर्निंग अ मटीरियल पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज इनवैलिड. आपको बताना था कि भाई जो लोन का अमाउंट है वो इतना है, आपने गलत बता दिया, कम है, और क्रेडिटर ने भी उसमें साथ दिया, तो उस केस में जो श्योरिटी है वो अपनी पोजीशन से डिस्चार्ज हो जाएगा. सेक्शन 143 बताता है गारंटी ऑब्टेन्ड बाय कंसीलमेंट इज ऑल्सो इनवैलिड. हम ये दोनों टॉपिक कहीं पे कर चुके हैं, अगर आपको याद आ रहा हो तो. अगर नहीं आ रहा तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बेस में हमने किया था कि गारंटी, जो अगर आप गारंटी लेते हो और उसमें आप कंसीलमेंट करते हो, कुछ फैक्ट्स छुपा लेते हो, सर्कमस्टेंसेस ठीक से नहीं बताते, तो वो गारंटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता. तो ऑब्वियसली व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड देन आप श्योरिटी को कैसे बोलोगे कि उसकी जो श्योरिटी है, वो श्योरिटी दी गई है वो वैलिड होगी. तो उसको भी वो डिस्चार्ज कर देता है अगर कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो. और इनवैलिड किस दो तरीके से हो सकते हैं, या तो मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट किया गया है या फिर कंसीलमेंट की गई है, कुछ फैक्ट्स छुपाए गए हैं. इफ गारंटी इज ऑब्टेन्ड बाय क्रेडिटर बाय मीन ऑफ कीपिंग साइलेंस एज टू मटीरियल सर्कमस्टेंसेस इज इनवैलिड. अब बात करते हैं सेक्शन 144 की, जिसमें बोला गया है गारंटी ऑन कॉन्ट्रैक्ट दैट क्रेडिटर शैल नॉट एक्ट ऑन इट अंटिल को श्योरिटी ज्वाइन. आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया किसी पर्सन के साथ और बोला कि भैया देख ये कॉन्ट्रैक्ट तू तभी काम करियो आगे जब इसमें 3-4 और को श्योरिटी ज्वाइन कर लेंगे. ठीक है, 3-4 और को श्योरिटी ज्वाइन करने वाले हैं, उसके बाद ही तू मुझे मटेरियल सप्लाई करियो, उसके बाद ही मैं तेरे को पैसे देंगी या गारंटी बनेगी. बट आपने क्या किया, को श्योरिटी के ज्वाइन करने से पहले ही आपने उसको सामान भेज दिया, आपने उसको उधार दे दिया. जब सामने गारंटी के पर्सन पूरे नहीं बैठे हुए, जब उसने कहा है कि अभी 2-4 बंदे और आने हैं श्योरिटी देने के लिए तो तू अभी रुक जा, तो आपने कैसे सामान भेज दिया, तो ऑब्वियसली उस केस में भी आप श्योरिटी को डिस्चार्ज करोगे ही करोगे. Where a person gives a guarantee upon a contract that the creditor shall not act upon it until another person has joined in it as co-surety, the guarantee is not valid if that other person does not join. इतना ही आज हमारा खत्म होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी. आई होप आपके जितने भी टॉपिक, इस टॉपिक से लेकर जितने भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी सॉल्व हो गई होंगी. अगर नहीं हुई तो प्लीज पूछ लीजिएगा. साथ ही साथ अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो हमसे कमेंट बॉक्स